नमस्ते स्टूडेंट। आप लोग कैसे हैं? आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग एक्चुअली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। लेकिन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा दिखता है, कैसा होता है, कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं, इसका थ्योरी का पूरा डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जल्दी से जल्दी जाइए, बिना देरी किए हुए पहले वो देख लीजिए, तब यहाँ पे आपको बेहतर समझ में आएगा। तो यहाँ पे आज हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा होता है और उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है तो हम लोग गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। तो पहला मान लीजिए कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ ऐसा आ जाए, बहुत ही आसान आने वाला है शुरू में, ताकि आप थोड़ा समझना स्टार्ट कर दे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते कैसे हैं। तो हम लोग बोले थे कि यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो बाई डैश, और यहाँ पे पी एक्स और बाई, और यहाँ पे क्यू एक्स। मतलब ये है कि यहाँ पे जो हमारा बाई के साथ है उसका नाम देते हैं पी एक्स, और जो इस साइड में बचा है उसका क्या नाम देते हैं क्यू एक्स। लेकिन ये सब नामकरण तब हो पाता है जब हम बाई डैश को अकेला बनाते हैं। तो जब किसी क्वेश्चन में बाई डैश अकेला नहीं रहेगा तो उसको बना देंगे अकेला। अभी आपको अकेला बना के दिया गया है, आसान आपका जीवन कर दिया गया है, तो कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे? तो अगर ऐसा हुआ है तो सबसे पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलता है? तो e टू दी पावर यहाँ पे कौन होता है? तो बाई के साथ जो भी रहेगा px वही होता है यहाँ पे। अब बता दीजिए कि हमारे क्वेश्चन में px क्या है? तो बाई के साथ गुना में क्या है? 1/x। तो हमारे केस में जो है वो e टू दी पावर यहाँ पे 1/x और dx है। अब 1/x का इंटीग्रेशन करना है, तो 1/x का इंटीग्रेशन -1/x² मत बताइएगा, क्योंकि वो डिफरेंशिएशन होता है। अगर इंटीग्रेशन आपसे पूछ रहा है मतलब कहाँ चल जाएगा? ln x में। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन आ चुका है e टू दी पावर ln x। अब बताइए, यहाँ पे e है और ln है, इसका क्या मतलब है कि ln हटने वाला है और सीधे क्या आने वाला है? x। क्योंकि दोनों का यहाँ पे e है और इसके बेस में भी क्या होता है? e ही होता है, तो इसलिए हट जाता है ln। अब यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर बहुत ही सिंपल आ चुका है। अब सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? स्टेप 2 में, स्टेप 2 में सॉल्यूशन लिखने वाले हैं। तो सॉल्यूशन लिखने के लिए बताया गया था कि जो बाई डैश है, तो अगर वेरिएबल बाई डैश में है तो बाई इंटू क्या कर दो? इंटीग्रेटिंग फैक्टर कर दो, और इधर क्या कर दो? इधर क्यू एक्स की जगह पे जो है उसको लेके आओ, और फिर यहाँ पे भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ गुना कर दो, और पूरे को किसके टर्म में इंटीग्रेट कर दो? x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो, और यहाँ पे क्या लगा दो? इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट कुछ c लगा दो। अब यहाँ पे देखिए, बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू कितना आ चुका है? x आ चुका है, तो बाई इंटू लिखेंगे x, और इधर क्या लिखेंगे? इधर आ गया है QX। अब QX की जगह पे क्या है? यहाँ पे भी x है, तो x। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह पे भी x ही निकला है। अब यहाँ दोनों जगह पे x है, और इसको एक बार इंटीग्रेट करेंगे और फिर क्या लिख देंगे? c। अब यहाँ पे बता दीजिए, बाई इंटू एक्स है, और यहाँ पे x² का इंटीग्रेशन क्या होगा? x³ होगा, और यहाँ पे है c। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर हमको बाई चाहिए तो क्या करेंगे? x से भागा दे देंगे, तो बाई क्या आ जाएगा कि x³ क्या हो जाएगा? x² 3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? c/x हो जाएगा। तो यहाँ पे c/x। तो हम लोग का बाई जो फंक्शन था वो आ चुका है। इसका मतलब है कि हमारे पास एक कर्व मिल गया। अब इस कर्व का क्या खासियत है कि इस कर्व का ये जो सॉल्यूशन है, किसका सॉल्यूशन है? इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इसका मतलब है कि इसका बाई डैश निकालेंगे और बाई रखेंगे यहाँ पे, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे, तो यही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो ये एक कर्व है जिसमें कि c हमारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट कुछ है। अब इसमें अगर c जानना चाहते हैं कि क्या है, तो उसके लिए कुछ इनिशियल वैल्यू दिया रहेगा कि मान लीजिए कि ये जो कर्व है 0,1 से पास हो रहा था, 1,1 से पास हो रहा था, ऐसा कुछ दिया रहेगा। उस बेसिस पे c का वैल्यू निकल जाएगा।
तो हम समझ चुके हैं कि सिंपल अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा तो उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब मान लीजिए कि हल्का सा थोड़ा सा और ट्विस्ट ला देते हैं इसमें। तो पहला आप समझ चुके हैं, इसको लिख भी चुके हैं, तो थोड़ा सा ट्विस्ट अगर ला देते हैं, क्वेश्चन में हल्का सा बदलाव किया जा रहा है। मान लीजिए कि 2 नंबर क्वेश्चन में अगर ऐसा कर देते हैं यहाँ पे माइनस और यहाँ पे कर देते हैं एक्स स्क्वायर, तो क्या क्या बदलाव होगा। तो देखिए यहाँ पे px इस फॉर्म में तो रखेंगे। अब यहाँ पे जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाले थे e टू दी पावर px, अब ढूंढने जा रहे हैं कि y के साथ इस बार क्या गुना में है। तो y के साथ इस बार माइनस के साथ गुना में है, तो यहाँ पे माइनस ले लेंगे। अब बताइए कि -1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो माइनस को तो सरका के किनारे निकाल लेंगे, माइनस को बाहर निकाल लेंगे, तो माइनस बाहर निकल गया और क्या आ गया इंटीग्रेशन ln x। अब देखिए इस माइनस का कमाल देखिए, ये माइनस उछल के कहाँ चल जाएगा, x के ऊपर। अब x पे पावर अगर -1 लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि -1 का कमाल देख रहा है, यहाँ पे 1/x हो गया और फिर ln हट जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी e है और इसके बेस में भी e है। तो फाइनल इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस बार क्या बन गया है, 1/x बन गया है। अब जब फाइनल सॉल्यूशन निकालेंगे तो फिर से वही करेंगे, बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर qx इंटीग्रेटिंग फैक्टर और यहाँ पे c। अब देखिए बाई की जगह पे तो बाई ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या बदलने वाला है, क्या क्या बदलाव होने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत सारा बदलाव होने वाला है क्योंकि qx भी चेंज हो गया है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी चेंज हो गया है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, 1/x, तो यहाँ पे रख दीजिए। अब देखिए qx क्या है, तो qx यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर रख दिए। अब इसको किसके साथ गुना करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x के साथ, और यहाँ पे पूरे को इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में और फिर क्या लगा देंगे, c लगा देंगे। अब बताइए कि यहाँ पे क्या आने वाला है, तो बाई/x आने वाला है और यहाँ पे जो आने वाला है वो एक्स स्क्वायर बटे x हो जाएगा, तो x आएगा। अब x का इंटीग्रेशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो एक्स स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा और ये जो c था वो c ही है। अब यहाँ से अगर हमको बाई चाहिए तो क्या कर देंगे, x को उस तरफ भेज देंगे, तो बाई क्या मिल जाएगा, बाई बराबर हो जाएगा x³ बटे 2 प्लस cx। तो ये क्या मिल गया, हमको कर्व मिल गया कि यही जो कर्व है वो किसका सॉल्यूशन है, ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन था उसका सॉल्यूशन है। अब इसी में अगर इनिशियल वैल्यू रख देंगे तो c का वैल्यू भी मिल जाएगा। तो जो हमारा क्वेश्चन रहेगा उसमें कुछ इनिशियल वैल्यू दिया रहेगा। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जब रहेगा तो उसमें कैसे कैसे करके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा और वेरिएशन करते हैं इसमें। अगर हल्का सा और वेरिएशन करते तब कैसे आप सोच पाइएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए कि थोड़ा सा और वेरिएशन इस तरीके से किया जा रहा है कि ऐसा आ गया अगर आपके पास, तब क्या करिएगा, थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री में चलते हैं हम लोग। मान लीजिए 3 नंबर में ऐसा आ गया कि बाई डैश क्या आने वाला है, देख पा रहे हैं, tan x और बाई बराबर। बहुत ही समझदारी से काम लीजिएगा, नहीं तो दिक्कत हो सकता है जीवन में। अब यहाँ पे देखिए कि px के जगह पे कौन है और qx के जगह पे कौन है, दोनों समझना बहुत ही आसान है क्योंकि बाई के साथ जो होगा वही px हो जाएगा और इधर जो होगा वही qx हो जाएगा। तो हमको px भी पता चल चुका है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस बार कैसे निकालेंगे, इस बार इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, px के जगह पे जो है tan x को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब आप एग्जाम में अचानक से tan x का इंटीग्रेशन भूल गए तो आप ये सोचिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन नहीं बना। तो बेसिक इंटीग्रेशन तो इसमें आना जरूरी है क्योंकि इंटीग्रेशन का यूज होगा ही होगा डिफरेंशियल इक्वेशन अगर है तो, क्योंकि उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो बिना इंटीग्रेशन का तो सॉल्यूशन निकाल ही नहीं सकते हैं। तो बेसिक इंटीग्रेशन का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा इंटीग्रेशन का नॉलेज नहीं चाहिए। अब tan x का तो सिंपल फॉर्मूला याद रखते हैं हम लोग कि tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, ln sec x। तो सीधे लगा दीजिए e टू दी पावर ln sec x, तो ln sec x होगा और फिर से देख पा रहे हैं कि e और ln तो दोनों मिलके सीधे क्या बाहर निकाल देगा, sec x निकाल देगा। अब इसमें फिर से सॉल्यूशन लिखेंगे तो सॉल्यूशन लिखने का तो फॉर्मूला यही है, लेकिन सब इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी बदल चुका है और क्या बदल चुका है,
क्यू एक्स भी बदल चुका है। तो देखिए बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह पे क्या लिख देंगे, सेक एक्स। अब यहाँ पे जो है क्यू एक्स हमारा क्या है, क्यू एक्स भी सेक एक्स ही है और इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी सेक एक्स आया है। तो अब थोड़ा सोच समझ के बता दीजिए, क्या आपको याद है कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? क्या आपके मेमोरी में अभी बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ है? तो इंटीग्रेशन का सबसे फेवरेट चीज होता है सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन है? tan x का डिफरेंशिएशन है, तो सीधे इसका इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, tan x ही लिखेंगे। तो यहाँ पे tan x आ गया और जो c था वो c आ गया। सेक स्क्वायर x का होता है इंटीग्रेशन tan x। अब यहाँ पे देखिए फिर से हमको बाई चाहिए, तो सेक x से भागा दे देते उधर, तो बाई क्या मिल जाएगा, बाई बराबर tan x बटे सेक x और क्या होगा प्लस c बटे सेक x। अब सोच समझ के बताइए जरा कि बाई बराबर क्या आने वाला है। यहाँ पे जो है tan x मतलब साइन बटे कॉस और सेक मतलब 1 बटे कॉस, तो कॉस कॉस तो कट जाएगा, तो यहाँ पे साइन x बचेगा और ये जो सेक x नीचे है ऊपर जाके क्या हो जाएगा, कॉस x। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, बाई बराबर साइन x प्लस कॉस x इंटू सी। तो यही हमारा कर्व मिल गया। अब इसमें अगर आप जानना चाहते हैं कि c कितना है, तो कुछ इनिशियल कंडीशन दिया रहेगा कि इस पॉइंट से हमारा कर्व पास हो रहा है, तब उसके वजह से हम क्या निकाल लेंगे, c निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे वेरिएशन होगा वैसे वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व कर सकते हैं, लेकिन प्रोसेस तो वही है। बस ये है कि अगर वेरिएशन हो रहा है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में जो यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं, पहले अलजेब्रिक का कर रहे थे, अब ट्रिगोनोमेट्री का कर रहे हैं, कुछ दिन हो सकता है एक्सपोनेंशियल का कर रहे हैं, फिर लॉग का भी कर सकते हैं। तो जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का प्रोसेस, इंटीग्रेशन करने का प्रोसेस चेंज हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे एक और इंटीग्रेशन करवा रहा है, तो दूसरा इंटीग्रेशन जो हो रहा है वो भी दूसरा चेंज हो जाएगा। तो इसमें बेसिक इंटीग्रेशन आना बहुत ही जरूरी है। अब मान लीजिए कि कुछ इसमें और बदलाव करें। अगर 4th नंबर क्वेश्चन इतना समझ चुके हैं आप लोग, तो 4th नंबर में अगर यहाँ पे ऐसे कर दे तब क्या होगा। अगर यहाँ पे सिर्फ माइनस लगा देते, अगर माइनस लगा देते तो क्या हो जाता जी, बताइए जरा, सोच समझ के बताइए। और यहाँ पे हम लोग कुछ करने वाले हैं, अगर यहाँ पे साइन एक्स लगा देते तब क्या होता, तब क्या होता बताइए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan x था तो इसमें बस माइनस लाए हैं, तो माइनस लाने पे ज्यादा बदलाव नहीं होगा। आप सोच समझ के बताइए कि जब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो px के जगह पे इस बार क्या है, माइनस tan x है, तो यहाँ पे सिर्फ tan x नहीं लेंगे, माइनस लेंगे और माइनस उछल के कहाँ जाएगा, इंटीग्रेशन से बाहर, क्योंकि माइनस को कोई रोक नहीं सकता है, कोई भी दीवार माइनस को रोक नहीं सकता है। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन का दीवार तो नहीं रोक सकता है, तो उछल के बाहर आ गया माइनस। अब माइनस यहाँ भी लगा देते हैं क्योंकि tan x का इंटीग्रेशन ln sec x था। अब फिर से माइनस का जादू देखिए, माइनस का जादू ये है कि ये जो माइनस है उछल के कहाँ पे चल जाएगा, sec x के ऊपर। अब sec x के ऊपर पावर अगर -1 लगेगा तो 1/sec x हो जाएगा और 1/sec x क्या हो जाता है, cos x हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग अगले स्टेप में लिख सकते हैं e⁻ln cos x, और यहाँ पे फिर हम लोग ये बोलेंगे कि e और ln मिल के हट गया तो किसका रास्ता क्लियर हो गया, cos x का। तो फाइनल क्या आ चुका है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर cos x आ चुका है। अब बताइए कि यहाँ पे फिर जब सॉल्यूशन लिखेंगे तो क्या क्या बदलाव होगा। तो जब सॉल्यूशन लिखेंगे तो क्या क्या बदलाव होने जा रहा है, qx जो था वो भी बदल चुका है। qx क्या आ गया हमारा इस बार, qx आ गया है sin x, तो qx के जगह पे sin x और इंटीग्रेटिंग फैक्टर cos x आ गया है, तो यहाँ पे cos x रख दिए और यहाँ पे जो qx है, qx के जगह पे आ गया है sin x और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया cos x और dx। अब बताइए सोच समझ के कि sin x इंटू cos x है, क्या आप इसका इंटीग्रेशन करना जानते हैं? तो इसका इंटीग्रेशन 2-3 तरीके से कर सकते हैं। कैसे कैसे, पहले सोचिए, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, तो डिफरेंशिएशन बगल में है तो उसका स्क्वायर कर देंगे। या तो हम लोग ऐसा भी कर सकते थे कि sin x इंटू cos x होता क्या है, तो इसको हम sin 2x में लेके जा सकते हैं। तो एक बार sin 2x में चला गया तो उसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं, -cos 2x। तो यहाँ पे बटे 2, तो यहाँ पे आसानी से दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो आपको जैसे सहूलियत लगे वैसे करिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इसी तरीके से ही करना है, उसी तरीके से करना है।
जो मेथड आपको सबसे अच्छा लगे वही आपके जीवन में सबसे अच्छा है। बताइए, साइन एक्स का जो था, साइन एक्स का क्या था, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, और कॉस एक्स बगल में ही बैठा हुआ है, तो सीधे क्या कर दिए इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स बटे 2। तो यहाँ पे प्लस सी था तो प्लस सी कर दिए। अब यहाँ पे क्या होगा, तो बाई कॉस एक्स बराबर ये आ गया, हमको चाहिए फाइनल बाई, तो क्या करेंगे, कॉस एक्स से भागा दे देंगे, दे दीजिए, कौन रोक रहा है आपको भागा देने से। तो बाई बराबर कॉस एक्स अगर नीचे चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 कॉस एक्स। और यहाँ पे देखिए c बटे कॉस एक्स होगा, तो कॉस एक्स ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सेक एक्स और इंटू सी हो जाएगा। तो यही हमारा कर्व आ गया है। अब यहाँ पे थोड़ा अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, साइन एक्स इंटू टेन एक्स भी लिख सकते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में, लेकिन ये भी कर्व है हमारा, तो इसमें जो इनिशियल कंडीशन दिया रहेगा उससे हमको सी पता चल जाएगा। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि किस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर पा रहे हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को। उसमें अगर हल्का फुल्का इधर उधर बदलाव भी हो रहा है तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन करके निकाल ले पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी बदलाव होगा यहाँ पे उस बदलाव के अनुसार चेंज आएगा। यहाँ पे भी इंटीग्रेशन जो करवा रहा है दोबारा, यहाँ पे भी बदलाव आएगा। तो इस तरीके से, लेकिन प्रोसेस आप लोग समझ चुके हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि बेसिक समझने के बाद क्या करेंगे कि बहुत सारा क्वेश्चन जेईई मेन में, जेईई एडवांस में आया है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो उसमें क्या क्या वेरिएशन आया है, उसमें किस तरीके से पूछे थे, उसमें ये भी हम लोग थ्योरी में देख चुके थे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बाय में डायरेक्ट बन सकता है। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना पड़े, कुछ कुछ ऐसा हो सकता है कि x में भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बने, dx अपॉन dy में भी बने। तो हर वेरिएशन पे आईटी में क्वेश्चन आते रहता है, तो हम लोग हर वेरिएशन पे क्वेश्चन सोल्व करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो क्वेश्चन आया है उसमें भी सिंपल ही प्रॉपर्टी लग रहा है और सिंपल तरीके से ही आंसर आ रहा है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी वीडियो मिले। और इस प्लेटफॉर्म पे बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में मैथ समझाया जा रहा है, तो इसका फायदा उठाइए, या पीछे रहने का जरूरत नहीं है, आप जल्दी से जल्दी इस प्लेटफॉर्म से जुड़िए और पूरा मैथ अपना स्ट्रॉन्ग करिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं कहाँ, आईआईटी का क्वेश्चन सोल्व करने चलते हैं और ये देखते हैं कि जो अभी तक हम लोग डिस्कस किए हैं उसमें कैसे वो हेल्पफुल है, कैसे तुरंत तुरंत क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। जो आप लोग बोर्ड पे क्वेश्चन देख रहे हैं वो आईआईटी में आया हुआ है, वो भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का है। क्या आप पहचान पा रहे हैं, क्या इसका सॉल्यूशन आप निकाल पाइएगा? तो अगर निकाल पाइएगा तो आप निकाल लीजिए खुद से, क्योंकि अगर खुद से निकालिएगा तो आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। फिर हम लोग जब आंसर निकालेंगे तो आप मैच कराइएगा कि सही आया कि गलत आया। तो चलिए हम लोग सोल्व करते हैं इसको। तो इसमें क्या है, बाई एक्स इज ए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि बाई 0 बराबर -1। तो जो हम लोग बात कर रहे थे कि इनिशियल कंडीशन का मतलब होता है कि कर्व किसी पॉइंट से पास कर रहा है। कौन से पॉइंट से पास कर रहा है, तो x अगर 0 है तो बाई कितना आ रहा है -1, मतलब 0, -1 से पास कर रहा है। तो बताइए कि जब x1 रखेंगे इनपुट तो बाई क्या होगा, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये सब पुट करने के लिए पहले हमारे हाथ में कर्व तो हो, तो कर्व कैसे मिलेगा, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करके। और ये क्या गारंटी है कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, क्योंकि यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ही डिस्कशन चल रहा है, तो उससे डिसाइड नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देख पा रहा है कि dy बाई dx है, उसके साथ साथ बाई है, तो dy बाई dx और बाई दोनों आया है और दोनों चिपका हुआ नहीं है, दोनों अलग है, प्लस माइनस के साथ है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही है और किसमें है, बाई में ही है, बनाने का जरूरत नहीं है, पहले से ही दिए हुए है। लेकिन यह है कि डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करने के लिए सबसे पहला काम जो होता है वो क्या होता है कि dy बाई x को dy अपॉन dx को अकेला बनाना, उसको एकदम किसी के साथ रहने के लिए नहीं देना है। तो dy बाई dx को हटाओ, इसको हटाओ, इसको कैसे हटाएंगे, तो स्टेप 1 में करो जरा। और स्टेप 1 में क्या करेंगे कि dy अपॉन dx को जब अकेला बनाना है, ये अकेला राज करना चाहता है, ये किसी के साथ रहना नहीं चाहता, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, 1/x से दोनों साइड क्या कर दिए, भागा। अब बताइए हमको कि यहाँ पे px होता है और यहाँ पे होता है qx, तो आपको साफ साफ आंख से क्या दिख रहा है, px के जगह क्या दिख रहा है, -x/1 + x, qx के जगह क्या दिख रहा है, 1/1 + x। अब px qx का क्या यूज करते हैं, तो ये स्टेप 2 में यूज होगा। क्या यूज होगा, स्टेप 2 में क्या करते हैं हम लोग,
स्टेप 2 में ये करते हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का क्या फॉर्मूला है, ई टू दी पावर किसका इंटीग्रेशन, पी एक्स का इंटीग्रेशन। अब बता दीजिए हमको कि यहाँ पे माइनस के साथ जो आया है तो माइनस तो उछल के बाहर जा सकता है, तो अंदर क्यों रखे उसको, तो इसका इंटीग्रेशन। अब बताइए इसका इंटीग्रेशन कर पाइएगा आप, क्या लग रहा है, ऊपर भी लीनियर है और नीचे भी लीनियर है, क्या आप इसका इंटीग्रेशन कर पाइएगा, आपके अंदर इतना क्षमता है, तो अगर क्षमता है तो जल्दी से कर ही दीजिए। तो यहाँ पे हमको लगता है कि आप कर पाइएगा, तो कर लीजिए, माइनस यहाँ कॉमन निकाल दीजिए। अब एक्स है, एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस 1 भी कर सकते हैं, माइनस 1 भी कर सकते हैं, थोड़ा सा कलाकारी कर रहा है, हल्का सा, ज्यादा नहीं, हल्का सा बस। तो यहाँ पे ऐसे लिख दिए हैं dx। अब बताइए क्या आपको लग रहा है कि x प्लस 1 बटे एक्स प्लस 1 1 हो जाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा। और क्या ये लग रहा है कि माइनस 1 बटे एक्स प्लस 1 जो है उसका भी इंटीग्रेशन हमको आता है ln में, चल जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन अगले स्टेप में होने वाला है, एकदम दिल थाम के बैठिए। क्या क्या आने वाला है यहाँ पे, x प्लस 1 जो था कट के 1 हो गया, और इधर हो गया 1 बटे एक्स प्लस 1। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो बता दीजिए कि 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। और यहाँ पे जो ये 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का जो है उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ln x प्लस 1 होगा। तो यहाँ पे हम लोग अगले स्टेप में अगर यहाँ से लिखे तो क्या आ जाएगा, e टू दी पावर माइनस जो था वो था, अंदर इंटीग्रेशन x हो गया और इसका इंटीग्रेशन हो गया ln x प्लस 1। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि माइनस तो दोनों में गुना हो जाएगा, तो ये भी माइनस दोनों में गुना हो जाएगा, तो e टू दी पावर क्या आ गया, a माइनस एक्स प्लस ln x प्लस 1। अब आप सोच समझ के बताइए जरा हमको कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि e टू दी पावर में e भी पावर है और e भी पावर है, दोनों पावर में है, तो हम पावर को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो पावर जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो e टू दी पावर सेपरेट हो जाएगा, अलग अलग। तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, e टू दी पावर माइनस एक्स अलग लिख सकते हैं, e टू दी पावर ln x प्लस 1 अलग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये बता दीजिए कि क्या e टू दी पावर ln आपस में कुछ समझौता करके सीधे x प्लस 1 दे सकता है, तो बिल्कुल दे सकता है। इसी का तो हम लोग इंतजार कर रहे थे कि कब हमारा सिंपल से सिंपल बनेगा। तो e टू द पावर माइनस एक्स का e टू द पावर माइनस एक्स रह गया, इधर कुछ बदलाव नहीं हुआ। अब हम देख रहे हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल चुका है। अब स्टेप 3 में सॉल्यूशन वाले में चले जाएंगे। स्टेप 3 में सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, तो हम लोग यूज करेंगे बाई इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो बताइए इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया है, x प्लस 1 और e टू द पावर माइनस एक्स आया है। अब यहाँ पे qx का तलाश है हमको, तो qx हमको दिख गया 1 बटे 1 प्लस एक्स, तो 1 बटे 1 प्लस एक्स, इसको किस में गुना करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर में गुना करेंगे। तो क्या है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, x प्लस 1 और e टू द पावर माइनस एक्स, और पूरे को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, और प्लस क्या लगा देंगे, c। अब सोच समझ के बताइए कि क्या x प्लस 1 और 1 प्लस एक्स कट सकता है, तो एकदम दोनों सेम है, दोनों काटने में कोई दिक्कत नहीं है। अब ये भी बता दीजिए कि e टू दी पावर माइनस एक्स जो है, क्या उसका इंटीग्रेशन आपको आता है, तो e टू दी पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन तो e टू दी पावर माइनस एक्स बटे माइनस 1 हो जाता है। तो यहाँ पे हमको सब कुछ पता है, तो सॉल्यूशन लेने के लिए भी आप तैयार रहिए, क्योंकि सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी आने वाला है। ये दोनों कट गया और e टू दी पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन ऐसा आ गया और प्लस c हो गया। अब बताइए कि इसमें इनिशियल कंडीशन क्या दिया हुआ है कि 0, -1 सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब x के जगह पे क्या रख दे 0 और y की जगह पे -1 रखिए। x के जगह पे 0 रखिए, x के जगह पे 0 और y की जगह पे -1 रखिए, ये सेटिस्फाई करना चाहिए। तो y की जगह पे -1 रख दिए, x की जगह पे 0, मतलब 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा। और e टू दी पावर 0 कितना हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। और यहाँ पे e टू दी पावर 0 फिर से 1 हो गया और प्लस c। अब बताइए c कितना आएगा, इधर आ गया -1, ये तीनों मिला के -1, इधर भी -1, तो c तो सीधे सीधे दिख रहा है कि 0 आने वाला है। तो c जब 0 आ गया तो यहाँ से फंक्शन क्या आ गया हमारा, सीधे बाई, यहाँ पे c हटा ही देते हैं, तो बाई ऐसा हो जाएगा बाई x प्लस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, e टू दी पावर माइनस एक्स बराबर माइनस e टू दी पावर x। अब अच्छा खबर ये है कि ये दोनों को भी हम निपटा सकते हैं, क्योंकि c जो था वो 0 हो चुका है। तो ये दोनों को भी जब निपटा देंगे तो फाइनल आंसर क्या आने वाला है हमारा, बस ये आंसर आने वाला है कि -1 अपॉन एक्स प्लस 1। अब बताइए कि आंसर क्या आएगा। हमसे क्या पूछ रहा था कि बाई 1
मतलब है कि x जब 1 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे क्या कर दीजिए कि x का वैल्यू 1 रख दीजिए, तो y कितना आएगा, y बराबर आएगा -1/1 + 1 2। तो हमारा आंसर आ चुका है कि -1/2। अगर -1/2 आपका आंसर भी आया था तो इसका मतलब है कि आप सारा कुछ सही किए थे। अगर आप -1/2 नहीं निकाल पाए थे, इसका मतलब है कि किसी स्टेप में आप फंस गए होंगे। तो जब हम सॉल्यूशन किए तो आपको पता चला होगा कि कौन से स्टेप में फंसे हैं। तो कोई भी क्वेश्चन जब हम सोल्व करवाते हैं तो आप पहले उसको जरूर अटेम्प्ट करिए। तो जैसे ही आप अटेम्प्ट करिएगा तो आप कुछ ना कुछ जरूर करिएगा क्वेश्चन में। आपको जरूर ये पता चलेगा कुछ ना कुछ दिया हुआ है, उसमें क्या निकालना है। आपको हो सकता है कि 2-3 स्टेप करिएगा, लेकिन हो सकता है कि किसी स्टेप में फंस जाइएगा, आंसर तक नहीं पहुंच पाइएगा। फिर हम उसको सोल्व करेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे हम फंसे थे, कैसे ये सोल्व कर पा रहे हैं। तो जब ये प्रोसेस बहुत सारे क्वेश्चन में होगा तो फिर आपसे भी सारा क्वेश्चन बनने लगेगा, फिर आप और मेरे में कोई अंतर नहीं रहेगा। तो आप इस प्रोसेस को जरूर करिए कि जब भी हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो पहले आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, उसमें देखिए कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर जब आंसर आ गया तो आप खुशी मनाइए और पूरा डिस्कशन भी देखिए, फिर देखिए कि क्या दोनों का आंसर मैच कर रहा है। अगर आंसर मैच कर रहा है तो बहुत ही अच्छा बात है, अगले क्वेश्चन में जाइए, फिर वही प्रोसेस करिए। अगर आंसर नहीं आ रहा है तो भी जहाँ पे फंसे थे वो ढूंढने की कोशिश करिए कि क्यों फंस गए थे, हमको क्या नॉलेज नहीं था, क्या इंटीग्रेशन का नॉलेज नहीं था, या किस चीज में फंस गए थे, क्यों नहीं कर पा रहे थे। तो इस तरीके से प्रोसेस में आपसे एकदम सारा क्वेश्चन बनने लगेगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो अभी जो आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे क्वेश्चन, वो भी आईआईटी में ही पूछा गया है, जेईई मेन में पूछा गया है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो कैसे सोल्व करेंगे। तो आप क्या देख पा रहे हैं, आप क्या कहीं आपको dy/dx दिख रहा है, क्या कहीं आपको y दिख रहा है। तो जब भी dy/dx दिखे और y दिखे तो आपके मन में क्या आएगा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आया है। तो तुरंत मन में आ जाएगा कि y डैश को क्या करना है, अकेला बनाना है, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है और फिर सॉल्यूशन लिखना है। ये 3 स्टेप अगर आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर रहा है तो इसका मतलब है कि 4 नंबर आपका फिक्स है। तो चलिए पहला स्टेप क्या करेंगे कि स्टेप 1 में क्या कर देते हैं, सबसे पहले y डैश को अकेला बनाना है, और y भी यहाँ पे है, ये अकेला है, इसके अकेले होने से कुछ नहीं होगा। हमको कौन अकेला चाहिए, y डैश अकेला चाहिए। तो बताइए किससे डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, तो दोनों तरफ x इंटू ln x से भागा देंगे। तो इसके नीचे कोई नहीं था तो ये हो गया। अब इसके नीचे देखिए, समझदारी से काम लीजिएगा तो कम से कम कैलकुलेशन में क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो फिर लंबा भी होगा। तो यहाँ पे समझदारी से थोड़ा काम लेते हैं। तो 2 इंटू एक्स इंटू ln x है। अब अगर x इंटू ln x से भागा दे रहे मतलब यहाँ पे सिर्फ कौन बचने वाला है, 2 बचने वाला है। तो ये हुआ समझदारी का काम। नहीं तो फिर लिखिए 2x ln x, फिर भागा दीजिए, फिर काटिए तो लंबा करिए, फिर क्वेश्चन छूटेगा, फिर नंबर छूटेगा, फिर कॉलेज छूटेगा। इससे अच्छा है कि दिमाग खुला रखे और जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन करें। अब यहाँ पे देखिए y डैश अकेला बन गया है, तो स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप 2 में ये करने वाले हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल देते हैं। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का क्या तरीका है कि e⁻px का इंटीग्रेशन। तो e⁻px का इंटीग्रेशन, तो px के जगह पे कौन है, 1/x ln x है। अब यहाँ पे बहुत ही मजेदार चीज होने वाला है, x ln x है। अब क्या आप इसका इंटीग्रेशन कर पाइएगा, अगर इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाइएगा तो फिर आप यहीं पे फंसे रह जाइएगा। अगर इसका इंटीग्रेशन करिएगा तभी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल पाइएगा। तो बताइए क्या आप ln x को देख के डर गए हैं क्या आपको ln x और 1/x में कोई रिलेशन दिखता है। ln x का डिफरेंशिएशन कौन होता है, 1/x। इसका मतलब क्या हुआ कि ln x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे रखा हुआ है dx/x। तो ये जो डिफरेंशिएशन है वो किसका डिफरेंशिएशन है, ln x का। तो जो नीचे बैठा हुआ है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर में है, इसका मतलब है कि एक बार और ln लग जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा आ जाएगा कि ln x। बताइए ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ln जो है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर में था, तो 1/t जैसा हो गया। तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln t। तो यहाँ पे t की जगह पे था ln x, क्योंकि ln x का ही डिफरेंशिएशन, इसको अगर t मानेंगे तो ये dt हो जाएगा। तो इसमें दिमाग में करना पड़ता है ताकि जल्दी से जल्दी हो। अब यहाँ पे देख रहा है कि e और ln मिलके एक ln हट जाएगा, तो यहाँ से क्या निकलेगा, बस ln x निकलेगा।
तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा आ चुका है, लेकिन अभी तो आधा काम हुआ है, सॉल्यूशन भी निकालना है। सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? तो स्टेप 3 में क्या कर देंगे, स्टेप 3 में क्या करने वाले हैं कि सॉल्यूशन में बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखते हैं, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह पे कौन आ गया है, ln x आ चुका है। अब इधर भी बता दीजिए कि 2 इंटू क्यू एक्स की जगह पे क्या है, 2, तो 2 इंटू करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर और फिर क्या करते हैं, डिस इंटीग्रेशन, और यहाँ पे क्या लगा देते हैं, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। अब बताइए क्या ये दो को बाहर निकाल सकते हैं? तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन से तुरंत निकल जाता है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। अब बच गया कि ln x का इंटीग्रेशन कैसे करिएगा। तो ln x का इंटीग्रेशन आप याद भी रखिए, अगर याद नहीं है तो इसको u इंटू भी वाले फॉर्मूले से हम कर लेंगे। यहाँ पे ln को हम क्या मान लेंगे, डिफरेंशिएशन करने वाला, और 1 को मान लेंगे इंटीग्रेशन करने वाला। तो इस तरीके से बना सकते हैं, अगर आपको याद नहीं भी है तब भी। तो बाहर निकल चुका है। अब ln x का इंटीग्रेशन करना है तो ऐसे करिए कि ln x लिख दीजिए यहाँ पे और u1 लिख दीजिए। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे इसको मान लीजिए u और इसको मान लीजिए v। तो u इंटू भी का तो फॉर्मूला याद होगा आपको। अगर u इंटू भी का भी फॉर्मूला नहीं याद है तब आपको क्वेश्चन छूट जाएगा, आपसे नहीं बनेगा। फिर अगर ln x का इंटीग्रेशन याद है तब आपसे जल्दी बनेगा। अगर u इंटू भी पता है तो बनेगा, थोड़ा सा समय लेगा, लेकिन अगर u इंटू भी का फॉर्मूला भी नहीं पता है तब तो आपसे क्वेश्चन नहीं ही बनने वाला ये। तो चलिए मान लीजिए u इंटू भी का फॉर्मूला पता है आपको, तो कैसे बनाइएगा। तो क्या होता है फॉर्मूला u इंटू भी का इंटीग्रेशन का, तो यहाँ पे चलिए लिख देते हैं। u इंटू भी अगर रहेगा और इंटीग्रेशन करना रहेगा, दो फंक्शन है हमारे पास, तो कैसे कैसे करते हैं, u इंटू भी और dx है। तो क्या करते हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं कि एक फंक्शन को रख देते हैं और दूसरे का इंटीग्रेशन करते हैं। तो जिसको रखते हैं उसी का नाम u रखे हैं, और जिसको इंटीग्रेट करते हैं उसको भी रखे हैं। तो चलिए यहाँ पे u को रख दिए और v को क्या कर दिए, इंटीग्रेट। अब क्या करेंगे, माइनस यहाँ पे जिसको रखे थे उसको एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं, यू डैश। यू डैश का क्या मतलब हुआ, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में। और फिर क्या करेंगे कि भी का इंटीग्रेशन और फिर टोटल का एक बार इंटीग्रेशन करेंगे। ऐसे ये प्रोसेस है हमारा। तो इस तरीके से आप यू इंटू भी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। चलिए यहाँ पे लगाते हैं। अगर लगाइएगा फॉर्मूला तो क्या बोलिएगा कि ln x को रख दिए और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है जी, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, माइनस क्या करिएगा, माइनस करिएगा ln x का डिफरेंशिएशन। यहाँ पे इतना काम हो चुका है, माइनस के बाद किसका डिफरेंशिएशन है, पहले फंक्शन का। तो पहले फंक्शन की जगह पे क्या था, ln। अब बताइए ln x का डिफरेंशिएशन तो बहुत ही आसान होता है, x। अब यहाँ पे किसका आने वाला है इंटीग्रेशन, 1 का। तो 1 का इंटीग्रेशन होता है x, और टोटल का फिर क्या आने वाला है। इतना काम करने के बाद एक बार और इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे x हो गया और इधर इतना का काम हो चुका है, प्लस c करेंगे तो यहाँ से x से x निपट जाएगा, तो 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा फाइनल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई ln x बराबर 2 ln x इंटू x, और इधर क्या हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन बता दीजिए तो x। तो x माइनस x जीरो मत कर दीजिएगा, क्योंकि ln x इंटू x माइनस x है, और प्लस c हो गया। अब बताइए कि फाइनल हमको चाहिए बाई ही चाहिए। बाई का कितना वैल्यू चाहिए, जब इनपुट e रखेंगे तो बाई का वैल्यू कितना होगा, यही जानना चाह रहा है। तो जब इनपुट e रखेंगे का मतलब हो कि x कितना रख रहे हैं, e, तो बाई का वैल्यू कितना होगा। तो x जब e रखेंगे तो बाई का वैल्यू कितना होगा, उसके लिए हमको c का जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। c जब तक नहीं होगा, जब तक हमारे पास कुछ भी नहीं मिल सकता है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहाँ पे इनिशियल कंडीशन कुछ दिया ही नहीं है, वो छोड़ दिया है कि देखते हैं कि स्टूडेंट के पास कितना दिमाग है, वो कितना सोचने वाला है, क्या वो केपेबल है आईआईटी में जाने के लिए, क्या उसका आईक्यू ठीक ठाक है। तो ये जांचने के लिए वो इनिशियल कंडीशन दिया ही नहीं है। लेकिन हम अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो दिया हुआ है कि x का वैल्यू क्या लेना है, 1 या 1 से ज्यादा। तो कुछ इंडिकेट तो जरूर कर रहा है कि क्या हम x1 रख सकते हैं। अब x1 रखने से बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये हो जाता है कि ln1 का वैल्यू कितना हो जाता है, 0। तो जब ln1 का वैल्यू 0 हो जाएगा तो बाई वहां पे दे या ना दे, सीधे वो क्या हो जाएगा, 0। चलिए हम लोग क्या करने वाले हैं कि x की जगह पे 1 रखने वाले हैं। तो 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा बताइए,
x की जगह पे 1 रखेंगे तो ln 1 हो जाता है 0। तो ये अगर 0 हो गया तो बाई अगर कुछ भी रहे उससे फर्क पड़ेगा ही नहीं, इसलिए वो दिया भी नहीं है, वो दिया भी नहीं है ताकि आपसे देख ले कि आप सोच पाते कि नहीं सोच पाते। तो यहाँ बाई था लेकिन यहाँ पे 0 हो गया, बाई इंटू 0। तो बताइए बाई इंटू 0 कितना होगा? 0। अब इधर ln 1 तो फिर से 0 हो गया, तो 0 इंटू एक्स ये भी 0 हो गया, और 2 इंटू ये यहाँ पे है तो 2 इंटू यहाँ भी 0 आ चुका है, और x का वैल्यू रखे हैं 1, तो ये 0 इंटू 1 0 हो गया है। अब माइनस क्या है? -1 है, और यहाँ पे है c, तो c कितना आ गया जी? इधर 0 है, इधर -2 प्लस c है, तो c आ चुका है 2। अब यहाँ पे हम क्या कर देते हैं? c की जगह पे 2 रख देते हैं, और उसके बाद क्या करेंगे? आंसर आपको पाना है कि नहीं पाना है? तो आंसर जरूर पाना है, क्योंकि उसी से तो हमारा मार्क्स आता है। कितना कैलकुलेशन किए वो फर्क नहीं पड़ता है, अगर आंसर सही टिक कर दिए तो मार्क्स तो मिलना ही मिलना है, और गलती से निकालने पे भी गलत टिक हो गया तब तो फिर बाद में सर फोड़ने का जरूरत है। अब यहाँ पे देखिए x का वैल्यू कितना रखेंगे? e रखेंगे, तो x जब e रखेंगे तो ln e कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। तो जब हम x का वैल्यू e रखेंगे तो बाई कितना मिलेगा? तो बाई इंटू ln e हो गया, तो ln e कितना हो गया? बाई जो आने वाला है x e पे, तो बाई ऐसे इंटू कर देते हैं, और ln e आने वाला है 1, बराबर क्या लिखेंगे? 2 इंटू ln e, यहाँ पे भी कितना आएगा? 1, और यहाँ पे x की जगह पे क्या हो जाएगा? e। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि 2 इंटू ई माइनस ई आ गया, तो इससे अच्छा क्या होगा? और इधर प्लस c आ गया, तो इससे अच्छा कुछ जीवन में होगा? इधर भी 0 हो गया, तो बाई कितना आ गया? फाइनल c आ गया, तो बाई c कितना आया था? 2, तो हमारा आंसर क्या हो गया? 2 हो गया। तो अगर आप खुद से बनाए और 2 आया था, इसका मतलब आप सही जा रहे हैं। तो और हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का और वेराइटी देखेंगे, तो आप उसमें भी बने रहिए, और वो क्वेश्चन भी आप सोल्व करके देखिए, और अगर सोल्व नहीं होता है तो फिर हमारे साथ डिस्कशन में जुड़िए और सारे स्टेप को समझिए, और ये भी देखिए कि आप कौन सा स्टेप में फंस रहे हैं। आपका ये भी पकड़ना बहुत जरूरी है कि कौन से स्टेप में आप पकड़ा जा रहे हैं, कौन सा स्टेप से आप निकल ही नहीं पा रहे हैं, आंसर तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो एक बार जब आंसर तक पहुंचने लगेगा तो फिर आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा। तो इस तरीके से डिस्कशन में बने रहिए, हम लोग कुछ क्वेश्चन और सोल्व करेंगे और वेराइटी देखेंगे, तो किस तरीके से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में पूछा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बोर्ड पे आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन देख रहे होंगे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ही क्वेश्चन कैसे है पता चलता है, तो उसमें dy बाई dx कहीं दिखता है, और इसके साथ साथ हमको y भी दिखता है, और उसके साथ साथ ये भी दिखता है कि दोनों अलग होना चाहिए, और इसके साथ साथ हम लोग ये भी ढूंढने की कोशिश करते हैं कि px कितना है, qx कितना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आएगा, सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे। लेकिन एडवांस के क्वेश्चन में थोड़ा सा जाल बिछा देते हैं कि अगर ये क्वेश्चन सोल्व भी कर ले रहा है तब भी इसको हम फंसा के ही रहेंगे। आईटी वाले एकदम ठान लेते हैं कि हम देखते हैं कि बच्चा जाल से निकल पाता है कि नहीं निकल पाता है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो तो आप जाल से जरूर निकलिएगा। डिस्कशन में पूरे तरीके से इन्वॉल्व होइए, ताकि आपको किसी तरीके से भी वो फंसाना चाहे तो नहीं फंसा पाए। इसमें कोशिश तो बहुत है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करने के बाद भी देखिए ऑप्शन कैसा दिया है। यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, और उसके बाद भी दिया है कि बाइडस पाई बाई 4 माइनस बाइडस माइनस पाई बाई 4। इसका मतलब तो समझ पा रहे होंगे कि जो बाइडस है, हमारा जो कर्व है, उसका जो डिफरेंशियल निकाले हैं बाइडस, उसमें x के जगह पे एक बार तो पाई बाई 4 रख रहे हैं, एक बार माइनस पाई बाई 4 रख रहे हैं। तो दोनों का जो वैल्यू घटा के आ रहा है वो पाई माइनस √2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जोड़ के इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये पूछना चाह रहा है। और ये दोनों ऑप्शन में क्या है कि जो हमारा फंक्शन आएगा बाई में एक बार x की जगह पे पाई बाई 4 रखेंगे, एक बार माइनस पाई बाई 4 रखेंगे, तो क्या दोनों को जोड़ के ये आंसर आएगा कि नहीं आएगा, दोनों को घटा के ये आएगा कि नहीं आएगा। तो आपको सिंपल ये समझना है कि जब तक डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व नहीं करते हैं तो हमको ये ऑप्शन कैसे मिलेगा। लेकिन ये है कि डिफरेंशियल इक्वेशन सिर्फ इसमें सोल्व करना मतलब काफी नहीं है, इसमें हमको निकालना ही पड़ेगा जो ऑप्शन दिया है। तो थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क करवा रहा है, क्योंकि एडवांस में इसको काम होता है कि तुरंत आंसर ना निकल जाए, थोड़ा तो इससे एक्स्ट्रा काम करवाएं। तो आप एक्स्ट्रा काम करने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। तो सबसे पहले तो हमको डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करना है, लेकिन यहाँ पे देख पा रहे हैं कि dy बाई dx अकेला है, तो ये खुशी का बात है कि इसको अकेला बनाने का जरूरत नहीं है।
अब यहाँ पे देख रहे हैं कि बाई के साथ जो होगा वो क्या हो जाएगा, पी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, क्यू एक्स हो जाएगा। तो पी एक्स भी पहचान लिए, क्यू एक्स भी पहचान लिए। अब इसका अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले देखिए स्टेप 1 में क्या करने वाले हैं हम लोग, स्टेप 1 में करने वाले हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने वाला है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलेगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलेगा e टू दी पावर, और यहाँ पे इंटीग्रेशन में कौन होगा, px। तो px की जगह पे क्या है, tan x। तो tan x का इंटीग्रेशन कहीं भूल तो नहीं गए हैं, कुछ देर पहले ही tan x का इंटीग्रेशन का यूज हुआ है। tan x का इंटीग्रेशन होता है ln sec x। तो ln sec x रख दीजिए, ln sec x रखेंगे तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा होने वाला है। e और ln मिलके दोनों का संगठन काम करेगा और सीधे मिल जाएगा sec x। अब हमारे पास sec x आ चुका है इंटीग्रेटिंग फैक्टर के रूप में। अब देखिए यहाँ पे अब रुकेंगे नहीं, हम दूसरे स्टेप में जाएंगे और सॉल्यूशन की तलाश में हम लोग। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो यहाँ पे sec x लिख दिए। अब यहाँ पे qx की जगह पे ऐसा है 2x प्लस एक्स स्क्वायर tan x और इंटू, ये तो qx था, किसको इंटू करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इंटू करते हैं। तो यहाँ पे sec x आ गया और टोटल को कर देते हैं इंटीग्रेशन। लेकिन आपका मूड खराब हो रहा होगा क्योंकि इंटीग्रेशन के अंदर इतना बड़ा कौन देखना चाहता है। इंटीग्रेशन के अंदर कौन आ गया, 2x प्लस एक्स स्क्वायर tan x, और बाहर भी sec x है। आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा ये सब देख के, लेकिन क्या करिएगा, जब IIT दिखाना चाहता है तो आपको देखना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए अगर sec x इसमें गुना कर दिए तो sec x और क्या हो गया 2x, और यहाँ पे क्या हो गया एक्स स्क्वायर और sec x इंटू tan x। अब बताइए, आपको अभी तक अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अगर इस फॉर्म में लिखे तो हो सकता है कि थोड़ा अचानक से अच्छा लगने लगा हो, अचानक से हवाएं चलने लगी हो, कुछ ना कुछ आपको अच्छा फील होने लगा हो। क्यों अच्छा फील होगा, यहाँ पे ऐसा है ही। अब बताइए sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x इंटू tan x। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x। इसका क्या मतलब हुआ कि इसका डिफरेंशिएशन इधर और इसका डिफरेंशिएशन इधर। इसका मतलब हुआ कि दो फंक्शन को गुना करके अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे लगाते हैं फॉर्मूला, u इंटू v। u को रखते हैं v का डिफरेंशिएशन प्लस v को u का डिफरेंशिएशन और v को रखते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हम देख पा रहे हैं, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ये जो है ये किसका डिफरेंशिएशन है। तो किसका डिफरेंशिएशन है, एक्स स्क्वायर इंटू सेक एक्स का डिफरेंशिएशन है। तो इसको डिफरेंशिएट करके हम ये लिखे हैं, तो इसको इंटीग्रेट करके क्या मिला गया, एक्स स्क्वायर सेक एक्स मिलेगा और यहाँ प्लस सी हो जाएगा। तो भले ही देखने में बहुत बड़ा लग रहा था, लेकिन अगर हम दिमाग को अलर्ट रखे तो क्वेश्चन बहुत ही जल्दी सोल्व हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए इसका पूरे का इंटीग्रेशन ये आएगा, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यही आएगा। सेक एक्स को रखेंगे और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, और फिर एक्स स्क्वायर को जब रखेंगे तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, सेक एक्स इंटू tan x। तो ये इंडिकेट कर रहा था कि सेक एक्स भी है, सेक एक्स प्लस tan x भी है, सेक एक्स इंटू tan x, और एक्स स्क्वायर भी है, 2x भी है। तो इस तरीके से सेक एक्स से भागा दीजिए। तो सेक एक्स से भागा देने पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, बाई बराबर, देखिए सेक एक्स से जब भागा देंगे तो यहाँ पे सेक एक्स कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए सेक एक्स नीचे जब जाएगा तो c इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं कॉस एक्स इंटू सी। अब आप लोग सोच रहे हो कि c कितना होगा, तो सबसे पहले c ही निकाल लेते हैं। बताइए जब x 0 है तो y कितना है 1, चलिए रखिए। तो इसी में अब क्या कर लेते हैं कि x 0 रख देते हैं। x जब 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन cos 0 कितना होता है जी, 1 होता है। तो cos हो जाएगा 1, तो यहाँ पे 1 इंटू सी, और y भी 1 है, तो सीधे हम यहाँ पे c का वैल्यू 1 बोल सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि x जब 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो गया। अब यहाँ पे cos 0 होता है 1, तो 1 इंटू सी, मतलब c बराबर हो गया 1, तो c बराबर 1। तो हमारा कर्व क्या हो गया, हमारा कर्व हो गया y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स। अब बाई डैश भी लगे हाथ निकाल ही लीजिए, क्योंकि ऑप्शन में उसका भी पूछा है, तो 2x माइनस साइन एक्स हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन मैच कराते हैं। तो सबसे पहले क्या ऑप्शन मैच कराएंगे, पहला ऑप्शन को पकड़िए, बाई डैश π/4 रखा और माइनस π/4 रखा। चलिए रखिए, इसमें एक बार π/4 रख दीजिए आप। तो π/4 जब रखेंगे तो क्या होगा,
π/4 रखेंगे तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि π/4 जैसे ही रखेंगे तो 2 से गुना क्या हो जाएगा, तो π/2 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे -1/√2 हो जाएगा। तो अगर पहले ऑप्शन में जानना चाहते हैं तो देखिए π/4 हमारा आ चुका है कितना, यहाँ पे आ चुका है π/2, डायरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि π/4 रखेंगे और यहाँ पे 2 है तो कट के कितना आ जाएगा, π/2 आ जाएगा, और -1/√2 आ जाएगा। अब बाइडस माइनस π/4 कितना आएगा, तो ये कितना आने वाला है, -π/4 जब रखेंगे इसमें तो यहाँ पे भी निगेटिव आ जाएगा और उधर कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो आप एकदम तैयार रहिए आंसर पाने के लिए, क्योंकि आंसर आने ही वाला है। तो यहाँ पे ऐसा हो गया। अब बताइए क्या आप दोनों को जोड़ पाइएगा, तो दोनों को जैसे ही जोड़ेंगे तो ये इससे निपट जाएगा और ये इससे निपट जाएगा, तो दोनों को जोड़ के 0 आने वाला है, लेकिन कहीं भी ऑप्शन में 0 हमको नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है कि ये ऑप्शन गलत है। अब यहाँ पे देखिए बाइडस π/4 और बाइडस -π/4 घटा के कितना आ रहा है, ये दोनों में घटाइए जरा, तो घटाएंगे तो π/2 में से -π/2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, और इसमें जब इसको भी करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, √2, तो -√2 एकदम सही है। तो ऑप्शन क्या हो गया, ए। अब इधर भी चलिए आगे चलिए, आगे यहाँ पे बाई π/4 और बाई -π/4 भी रख देते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे जगह है थोड़ा सा, तो फाइनल हम लोग यहीं पे करने वाले हैं, क्या रखने वाले हैं, बाई π/4। बताइए बाई π/4 कितना आएगा, तो बाई π/4 कितना आने वाला है, तो बाई π/4 जब हम निकालेंगे तो इसमें रखेंगे, तो π/4 रखेंगे तो यहाँ पे π/4 का स्क्वायर मतलब π²/16 हो जाएगा, और cos π/4 कितना आता है जी, 1/√2, और बाई -π/4 कितना होगा, तो आप समझ जाइए कि माइनस करने पे भी उतना ही आएगा। अगर आप ऑब्जर्व करिएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, मतलब माइनस वैल्यू पुट करने पे इसमें वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि ये भी उतना ही होगा, π²/16 और प्लस 1/√2, तो घटाने पे तो 0 इसमें भी आने वाला है, लेकिन जोड़ने पे कितना आने वाला है, तो जोड़ने पे जो आने वाला है वो π²/16 और π²/16 दोनों को जोड़ेंगे तो π²/8 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस √2 आ जाएगा। तो देख पा रहे हैं कि ऑप्शन में थोड़ा अलग है, तो इस वजह से ये नहीं हो पा रहा है, तो बस हमारा आंसर कौन सा हो गया, हमारा आंसर ए हो गया। तो इसमें ये एडवांस के क्वेश्चन का खासियत है कि सबसे पहले जो बेसिक चीज है वो तो करवाता ही करवाता है, जैसे इसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व तो करवाया, लेकिन उसके बावजूद वो रहने नहीं दिया आपको एकदम डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करवाने के बाद भी कुछ और करवा के आंसर लाना चाहता है, और ये चाहता है कि आप उसमें फंसे, लेकिन आप समझदारी से काम लीजिए और उसमें नहीं फंसिए, सीधे निकलिए और आंसर तक पहुंचिए। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि कितना मजेदार से क्वेश्चन बनता है। तो हम लोग देख चुके हैं कि क्वेश्चन के लास्ट तक आंसर तक कैसे पहुंचते हैं, चाहे वो डायरेक्ट आंसर पूछे या ऑप्शन में भी कुछ फंसाने का कोशिश करे। तो जैसा क्वेश्चन रहेगा उस हिसाब से आपको चलना होगा और लास्ट तक पहुंचना ही होगा। अगर लास्ट तक नहीं पहुंचिएगा तो यहाँ सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है कि कुछ मार्क्स मिल जाएगा, यहाँ पे आंसर लाना ही लाना है। ये एकदम एम बना लीजिए कि क्वेश्चन का लास्ट तक पहुंचना ही पहुंचना है, और अगर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो हमारे साथ एनालिसिस में जरूर जुड़िए, क्योंकि यहाँ पे हर एक क्वेश्चन के लास्ट तक पहुंचते हैं और आंसर निकालते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे कौन सा स्टेप यूज हो रहा है, क्या क्या बीच में कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। तो आपका कॉन्सेप्ट भी रिवाइज होते रहेगा, साथ साथ में ये भी देखते चलिएगा कि जो कॉन्सेप्ट आपको पहले से पता था लेकिन उसको आप यूज नहीं कर रहे थे, आप बस अपने दिमाग में रखे हुए थे, वो अनयूटिलाइज था। लेकिन हम लोग यहाँ पे जब डिस्कशन करेंगे तो आपका दिमाग थोड़ा खुलेगा कि ये कॉन्सेप्ट हमको पता ही था लेकिन ऐसे लगा क्यों रहे थे। तो इस तरीके से हम लोग और मैथ में मजबूत हो जाएंगे। और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन कराया जा रहा है उसको जरूर देखिए, और इस टाइप का डिस्कशन सारे चैप्टर में चलेगा। जैसे अभी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चल रहा है, फिर कोनिक सेक्शन में भी स्टार्ट होगा, और पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत सारा क्वेश्चन का डिस्कशन किया जाएगा, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में भी और भी क्वेश्चन कराया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आप अगला वीडियो भी देखिए, उसमें और भी अलग अलग जो वेरिएशन होता है, जैसे अगर बाई में ऐसा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो बनाना पड़ता है पहले
पहले से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होता है, कुछ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स में बनता है, या कुछ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को दूसरे चैप्टर के साथ जब मिक्स करते हैं तो सब अगले वीडियो में आने वाला है ऐसा क्वेश्चन। तो आप अगला वीडियो जरूर देखिए और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हर वेरिएशन को समझ लीजिए, ताकि एकदम क्वेश्चन छूटने की कोई संभावना ही ना रहे और 4 नंबर आपका फिक्स हो जाए। तो इसी तरीके से बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और हर वीडियो को लास्ट तक देखिए और अपना नंबर परसेंटाइल भी बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।